बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड आखिरी लेक्चर है और इसमें हम प्रॉब्लम्स या डीमेरिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन देखेंगे। जैसा कि आपको याद है कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा था, उसके काजेस पढ़े थे, उसके मेरिट्स पढ़े थे, उसके बेनिफिट्स हमने देखे थे। हमने देखा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन किस तरह इफ़ेक्टिव होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के हवाले से, और इम्पोर्टेंस हमने इसकी बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ी थी। ठीक है जी। और आज हम इसके प्रॉब्लम्स और डीमेरिट्स देखेंगे और इस तरह से हमारा एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टॉपिक आज ख़त्म हो जाएगा। Now, apparently, green revolution is very attractive. That will lead to bring revolution in agriculture sector. But Professor Halamint has presented a lot of problems regarding green revolution. देखिए, पिछले पूरे लेक्चर में हमने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन की काजेज, इम्पोर्टेंस और ग्रीन रेवोल्यूशन की इम्प्लीकेशंस, ये सारी बहुत अट्रैक्टिव हैं, राइट। और आपने देखा कि किस तरह से प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर की बढ़ती है डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली जो एग्री रिलेटेड इंडस्ट्री होती है वो भी डेवलप होती है, जिससे ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो होना शुरू हो जाती है, जिससे ओवरऑल जीडीपी बढ़ना शुरू हो जाती है। ये सारी सूरत हाल बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने इसके प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए। आज हम वो प्रॉब्लम्स पहले डिस्कस करेंगे। ओके, The very first problem of agriculture revolution या green revolution is technological problem, right? या technical problem. Due to green revolution, where the need for better seed, fertilizers and pesticide rises, there also emerged the problem regarding demand and supply of water. As in Thailand, Philippines, Malaysia, the rice crop is sown in the rainy season. Therefore, there exists the chance that the fertilizer will flow out because of the flood. Okay? So, technical problem में जो पहला इशू हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो बुनियादी तौर पे फर्टिलाइज़र के साथ जो है वो रिलेटेड है। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था, अच्छा सीड जिसे मिरेकल सीड भी कहते हैं, जिसे HYV भी कहते हैं, जिसे मैक्सिकन सीड भी कहते हैं, राइट, वो उसके साथ फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन, ये आपको अगर याद हो तो हमने आपको कोर बताया था। ये इनका आपस में जो है, इन तीनों फैक्टर्स जो है, इनका कम्बिनेशन जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन को एनहेंस करते हैं। ये बात आपको यकीनन याद होगी पिछले लेक्चर से। लेकिन अब ऐसे कंट्रीज जहाँ पर, अब जहाँ तक चावल के फसल की बात है, उसको बहुत ज़्यादा पानी दरकार होता है, और स्पेशली फिलिपाइन और मलेशिया जहाँ पर, और थाईलैंड जहाँ पर राइस की क्रॉप बहुत अच्छी होती है, ये रेनी सीजन के दौरान होती है, यानी कि जिन दिनों बारिश हो रही होती है, बारिशों के मौसम में जो है वो ये क्रॉप जो है वो सो की जाती है, वो बोई जाती है। अब इशू क्या होता है? इशू ये होता है कि अगर हम अच्छे बीज के साथ फर्टिलाइजर का कम्बिनेशन बनाएं तो फर्टिलाइजर जो है वो बारिश का पानी अपने साथ बहा कर ले जाएगा, तो जो फर्टिलाइजर के इफेक्ट्स हैं या इम्प्लीकेशंस हैं वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है जी। सो प्रॉब्लम टेक्निकल, पहला प्रॉब्लम क्या हुआ वो ये कि ऐसे ममालिक जहाँ पर वो क्रॉप जो रेनी सीजन्स में जो है वो सो की जाती हैं, वहाँ पर फर्टिलाइजर जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वो पानी उसको बहा कर ले जाएगा। सेकेंड प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो ये है कि नो डाउट द HYV सीड विल मेक इट पॉसिबल टू गेट मोर क्रॉप इन अ ईयर। इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि HYV जो है उसमें जो आजमूदा चीज़ है, इट हैज़ बीन एक्सपीरियंस्ड मैनी टाइम in different countries that it is very useful, right, कि multiple output जो है वो इससे बढ़ती है, ये एक जो है वो आजमूदा चीज़ है। However, this could be possible only if the cropping pattern is changed and the technique of the harvesting is also altered. क्रॉपिंग पैटर्न भी हमने चेंज करना है और हार्वेस्टिंग पैटर्न भी हमने चेंज करना है, राइट।
as the dryers will have to be used to dry the rice as well as the stores will have to be set up. अब चूंकि जब क्रॉप मल्टीपल टाइम ज़्यादा होगी, जब वो प्रोडक्टिविटी उसकी मल्टीपल टाइम ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि आउटपुट उसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर हमें ज़्यादा ड्रायर्स भी चाहिए होंगे जो चावल को खुश्क करें, और उसके साथ साथ जो चावल को स्टोर करने के लिए जो स्टोरेज है उसको भी हमें बढ़ाना होगा. तो वो इशू बन जाता है कि क्रॉप तो मल्टीपल टाइम होगी, अब उसे स्टोर कहां पे करें. ओके, अब क्रॉप को ड्राई करने के लिए ड्रायर चाहिए, वो कहां से लाएं. तो देखें ये टेक्निकल इशू जो है अटैच है आपके ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ. क्रॉप तो मल्टीपल टाइम हो गई, आलू तो मल्टीपल टाइम उगा लिए आपने, अब आलू को स्टोर करना है और आपके पास स्टोरेज नहीं है, तो आपका जो है ग्रीन रेवोल्यूशन वो प्रैक्टिकली फेल होने के करीब चला जाएगा, क्योंकि वो खराब होने वाली चीज है, आलू वो खराब हो जाएगा. ओके, सो this is the second technical problem. The third technical problem which we will have to face due to green revolution is that as the green revolution come to in being due to the miracle seed, but in order to improve the level of seed, the government and researcher will have to remain intact with the advanced research in the field. अब चूंकि बेहतर से बेहतर सीड हासिल करने के लिए आपको रिसर्च की भी ज़रूरत है, रिसर्च सेंटर डेवलप करने हैं, एग्रीकल्चर की रिसर्च सेंटर डेवलप करने हैं, तो गवर्नमेंट को तसलसल के साथ मुसलसल रिसर्च के ऊपर इन्वेस्ट करना होता है, राइट. मोर ओवर कंपेटेबिलिटी विल हैव टू बी ब्रॉट बिटवीन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड द डोमेस्टिक कंडीशन. टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल है, कंडीशन डोमेस्टिक है. इनके टेक्नोलॉजी मैक्सिकन है सीड की, लेकिन हमारे मुल्क की, फिलिपाइन की, इसी तरह से थाईलैंड की, मलेशिया की जो एनवायरनमेंट है, वेदर है, वो डिफरेंट है. ओके, सो ये भी यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड. ओके, सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम ग्रीन रेवोल्यूशन का. Now the change will have to be brought in the system of the crops. So हमें changes लानी पड़ेंगी. Okay, so this is another technical issue related to green revolution. So what we are discussing the problems regarding green revolution. The first problem is technical, जिसके अंदर हमने सीड्स के हवाले से, फर्टिलाइजर के हवाले से बात की, बारिशों की वजह से फर्टिलाइजर के बह जाने की बात की, जिसमें हमने स्टोरेज के ना होने की वजह से और ड्रायर्स ना होने का इश्यूज हमने आपसे डिस्कस किया. फिर हमने रिसर्च, कंटिन्यूस रिसर्च की जो इम्पोर्टेंस है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको डिस्कस किया. ये सारे जो है प्रॉब्लम्स, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के हवाले से हमें अपने जहन में रखने. द सेकेंड प्रॉब्लम इज ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम. व्हाट इज दैट? ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम. The green revolution is also attached with organizational problem. It is also necessary for green revolution that such an organization be set up where the following function could be settled efficiently. अभी देखें इशू ये है कि आपके पास बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए ताकि इतनी मल्टीपल टाइम बड़ी हुई क्रॉप को एडजस्ट कर सके, ठीक है, उनको डील कर सके. और वो कौन से प्रॉब्लम जो उन ऑर्गेनाइजेशन में फेस करने होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सुपीरियर सीड एंड फर्टिलाइजर. सो ऐसी एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन और इस बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइजेशंस हों जो अच्छे सीड्स और फर्टिलाइजर एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें. उसके साथ टू परचेज द प्रोड्यूस्ड आउटपुट एंड टू स्टोर इट. द सेकंड प्रॉब्लम इज टू परचेज द प्रोड्यूस्ड आउटपुट एंड स्टोर इट. अब देखें गंदम की पैदावार तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से मल्टीपल टाइम बढ़ा लिया आपने, अब उसको खरीदना गवर्नमेंट ने और उसको स्टोर करना है. तो अगर गवर्नमेंट इतनी बड़ी मिकदार में क्रॉप खरीदेगी तो जाहिर है गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये सारा सेटअप करेगी और उसके साथ साथ जो है उसको स्टोर करने की, जो स्टोरेज करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी गवर्नमेंट में होती है, जो स्टोरेज का एग्री प्रोडक्ट की स्टोरेज को डील करती है, उसको भी बहुत एफिशिएंट होना चाहिए, वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए. ठीक है जी. सो ये ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो इतनी बड़ी क्रॉप की जो परचेज है उसको डील कर सके, उसको जो स्टोर करने के इश्यूज है उसको वो हैंडल और टैकल कर सके. सो दीज आर ऑल ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम which we have to face due to green revolution. Moreover, they also purchase wheat and rice, but the performance of these organizations has been very poor
बिकॉज ऑफ द ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, करप्शन, रेड टेपिज्म। आप देखें ना, सरकारी इदारे होते हैं जो गंदम खरीदते भी हैं, सब्सिडीज देते भी हैं, प्राइस, स्पॉट प्राइस भी अनाउंस करते हैं, स्टोरेज की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, ये सारे गवर्नमेंट के इदारे होते हैं। अब डेवलपिंग कंट्रीज के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके प्रॉब्लम्स तो आप बेहतर तौर पे जानते हैं, ठीक है। वहां पर रेड टेपिज्म होती है। रेड टेपिज्म मतलब क्या होती है कि एक प्रोसीजर होता है कि जिसके अंदर ऑफिसर्स जो है उस प्रोसीजर को स्लो करते हैं ताकि वो करप्शन कर सकें, ठीक है। आप अगर कोई एप्लीकेशन है, आपने क्लर्क को दी, वो हेड क्लर्क के पास गई, वो सुपरिटेंडेंट के पास गई, वो ऑफिसर्स के पास होती चेयरमैन तक पहुंची, ठीक है। किसी ने एतराज लगाया, वो फिर घूमती वापस आप तक आ गई, आपने एतराज को दूर किया, फिर वो ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं फिर एतराज लग गया, तो इसको रेड टेपिज्म बोलते हैं, ठीक है, राइट। तो चूंकि डेवलपिंग कंट्रीज के अदारे करप्ट होते हैं, वो फॉर्मेलिटीज का शिकार होते हैं, रेड टेपिज्म का शिकार होते हैं, ये सारी चीजें मिलकर जो है आपके ऑर्गेनाइजेशंस की एफिशिएंसी को जो है वो पुअर बना देते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो हम हैंडल नहीं कर पाते। इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशंस, जो मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज आर बेसिकली फॉर्मर कॉलोनीज, राइट। सो जो पुराने मालिकान थे, जो उन कंट्रीज के रूरल कंट्रीज थे, उन कॉलोनीज को रूल करते थे, वो उन्होंने उस कंट्री के अंदर इंस्टीट्यूशन डेवलप ही नहीं किए। अगर किए भी तो वो अपनी जरूरत के तहत किए, जो कि इनएफिशिएंट भी हैं, करप्ट भी हैं, रेड टेपिज्म का शिकार भी हैं, तो ग्रीन रेवोल्यूशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। Before the Green Revolution, the farmers used to practice subsistence farming and people used to produce equal to their needs. But after Green Revolution, when output increase, it will have to be sold in the market. देखिए, issue ये है, आपको याद है ना stages of the एग्रीकल्चर हमने आपको कराई थी, जिसमें सबसिस्टेंस फार्मिंग थी, जिसमें फिर सेकंड स्टेज पे मिक्स फार्मिंग थी, थर्ड स्टेज के ऊपर हमने आपको कमर्शियल फार्मिंग के बारे में बताया था। ये मुझे अच्छी तरह से याद है, जब हम लियोस का मॉडल और फायर एनएस का मॉडल कर रहे थे, उसके बाद ये हमने स्टेजेस सारी देखी थी, ठीक है जी। तो ये सारी वो स्टेजेस जो है, आप अगर इन्हें गौर कीजिएगा तो आपको मालूम होगा कि ये सारी वो इश्यूज हैं कि बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन फार्मर सिर्फ उतना प्रोड्यूस करता था जितनी उसको खुद को जरूरत होती थी, एंड आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन फार्मर्स इतना प्रोड्यूस करते हैं जो कि कमर्शियल बेस की वजह को उन्होंने बेचना होता है, ठीक है जी, उन्होंने मार्केट के अंदर बेचना होता है, इसके लिए मार्केट्स की जरूरत है, ठीक है। और मार्केट्स भी इतनी बड़ी कि इतनी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो मल्टीपल टाइम आपकी प्रोडक्शन बढ़ी है उसको वो हैंडल कर सके, ठीक है जी। अव्वल तो मार्केट्स है नहीं, है तो इतनी छोटी है कि इतनी बढ़ती हुई जो आउटपुट है उसको वो डील नहीं कर सकती। फॉर दिस पर्पस द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड द रोड फॉर विलेजेस टू द मार्केट विल हैव टू बी कंस्ट्रक्टेड। नाउ अगेन आपने गांव से शहरों के मंडियों तक जो है वो प्रोडक्ट जो है, वो जो राइस है या आपके गन्ना है या आपके कपास है या आपकी वीट है, वो पहुंचानी है, ठीक। उसके लिए आपको सड़कें चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंट चाहिए जो अवेलेबल नहीं है। दिस इज अगेन अनदर प्रॉब्लम which one have to face, right, during the process of the green revolution, right. So if such is not done, there will be abundance of grain in villages leading to fall in prices. मार्केट नहीं है, मार्केट तक गंदम जा नहीं सकती, रोड्स नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं है, तो गांव के अंदर गंदम की बहुतात हो जाएगी। अब जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली जब सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइसेस कम होना शुरू हो जाएंगी, प्राइसेस कम होगी तो फार्मर्स को प्रॉफिट नहीं मिलेंगे, उनको इंसेंटिव खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा, फार्मर दोबारा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, दोबारा अगले सीजन में क्रॉप उगाएंगे नहीं, जिससे फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, जिससे गवर्नमेंट को फूड इंपोर्ट करना पड़ेगी लोगों के लिए, जिससे फॉरेन एक्सचेंज जो कि मशीनरी के लिए, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता था, वो फूड की जरूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो देखा आपने, दिस इज अनदर प्रॉब्लम ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। सो द सेकंड प्रॉब्लम इज ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम, सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम, राइट। नाउ बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन self-sufficiency in village will come to an end, the agri sector will be commercialized where the use of money will increase. This is again organizational problem, right, कि जब आप देखें सेल्फ सफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, चीज़ों के बदले चीज़ें गांव में लोग लिया करते थे, अब चीज़ों के बदले वो पैसे लेंगे, पैसों से वो दूसरी चीज़ें खरीदेंगे, यूज ऑफ द मनी बढ़ जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स गांव में हैं नहीं, बैंक्स हैं नहीं, ठीक है जी। तो ये सारे इश्यूज जो हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, consequently the supply of money will have to be increased, the need for the loan will rise,
Okay, but in this case of underdeveloped countries, the commercial bank, cooperative banks and specialized institutions advance the loans to patient in small amount. अब चूंकि एग्रीकल्चर बैंक जो है, कमर्शियल बैंक या कोऑपरेटिव बैंक्स जो है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, वो सारे के सारे सप्लाई और डिमांड ऑफ मनी को डील कर रहे होते हैं, तो वो एक तो वो पूरा नहीं कर पाते, दूसरा जब वो लोन फॉरवर्ड करना होता है तो वो कम लोन देते हैं जो फार्मर्स की जरूरत के लिए नाकाफी होता है. Therefore, the agriculture sector will have to depend upon the non-institutional sources like money lender and commercial agents, जो साहूकार और जो लैंडलॉर्ड्स की मैंने बात की थी, एग्जैक्टली वही. जो बैंक्स जो उनकी लोन जो है इनफ प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे तो फिर वो साहूकारों की तरफ जाएंगे, वो नॉन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो है वो प्रॉफिट्स जो है उनके वो साहूकार ले लेंगे. ठीक है जी. Therefore, the need is to open commercial and cooperative banks in the villages. First of all, ग्रीन रेवोल्यूशन को डील करने के लिए आपको कोऑपरेटिव बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स गांव के अंदर जो है वो डेवलप करने हैं. सच कॉर्पोरेशन बी सेट अप इन द विलेजेस व्हिच कुड प्रोवाइड एग्री इनपुट्स टू द पुअर पेशेंट्स एट द कंसेशनरी रेट्स एट इंस्टॉलमेंट्स एंड सब्सिडाइज्ड रेट. तो फिर ऐसे मालियाती अदारे भी आपको गांव में जो है वो डेवलप करने पड़ेंगे जो कम कीमत पर जो है वो किसानों को जो है खाद भी और बीज और ये सारी चीजें प्रोवाइड कर सकें. दिस इज और इस किस्म की कोई ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर नहीं होती, जिसकी वजह से दिस इज अनदर ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम. राइट. सो फोर्थ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम इज द ग्रीन रेवोल्यूशन इज आल्सो अटैच्ड विद द बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज. आपको याद है ना, अच्छा सीड प्रोवाइड करना है, अच्छे फर्टिलाइजर प्रोवाइड करने हैं, अच्छे जो है वो कर्जे ताकि थ्रेशर ट्रैक्टर हार्वेस्टर लिया जा सके, ठीक है, पेस्टिसाइड ली जा सके. उसके साथ साथ जो इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर. आपको याद होगा, ठीक है, अच्छा बीज, अच्छा फर्टिलाइजर और पानी, ये तीन अवेलेबल, इन तीन चीजों की अवेलेबिलिटी जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए वाइटल रोल प्ले करती है. ठीक है जी. तो ग्रीन रेवोल्यूशन इज अटैच्ड विद द इरिगेशनल फैसिलिटीज एज वेल. देयरफॉर देयर इज नीड टू कंस्ट्रक्ट डैम्स, control floods and undue rains and check water lodging and salinity. For such all heavy funds are required which are not available in developing countries. देखिए गौर करें, ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो अब आपको इरिगेशनल फैसिलिटी प्रॉपर करनी है. इरिगेशनल फैसिलिटी प्रॉपर करने के लिए आपको डैम्स कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे. डैम का फायदा क्या होता है कि जब फसल में को पानी की जरूरत होती है तो पानी मिलता है, राइट. अदरवाइज वो डैम पानी स्टोर कर लेता है, और अगर गैर जरूरी वक्त पे पानी आ जाए तो वो फ्लड होता है, राइट. और फ्लड जो है वो फसलों को तबाह कर देता है. तो इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए आपको डैम्स कंस्ट्रक्ट करने हैं. ठीक है जी. ये सारा जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में करना मुमकिन नहीं होता ड्यू टू द लैक ऑफ द फंड्स एंड रिसोर्सेज, राइट. सो ग्रीन रेवोल्यूशन का ये प्रॉब्लम जो आपका है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम है ये भी. ठीक है. बट एज फार एज अंडरडेवलप्ड कंट्रीज आर कंसर्न, दे हैव द शॉर्टेज ऑफ फंड्स. द एग्रीकल्चर सेक्टर इन दीज कंट्रीज इज लाइक फॉरबिडन फ्रूट. देयरफॉर from where the fund will come to improve the irrigational facilities. Okay, so इन मामलात के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स फंड अवेलेबल नहीं करते, प्रोवाइड नहीं करते, तो ये फंड्स कहां से आए जिसकी वजह से ये फैसिलिटीज फराहम हो. ठीक है. Now the central economics issue, this is the third issue, right, related to the green revolution. Technical issues, organizational issues, and third one is central economic issues. The policy of spot price, restrictions on imports, and supply of agriculture input at reduced price have benefited the poor farmers, leading to increase in agriculture output. This is green revolution. You know that. पिछला lecture हमने पूरा पढ़ा था. But they rise the question whether the incentives to the farmer have led to optimal allocation of the resources between agriculture and industry. जब आपको agriculture sector के अंदर सब्सिडाइज रेट के ऊपर कर्जे मिल रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ऑप्टिमल नहीं होगा. ठीक है, किसी और सेक्टर के लिए नहीं होगा, बल्कि सारे लोग जो एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ फोकस हो जाएगा उनका, राइट. सो दिस इज अनदर इशू. नाउ बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन गवर्नमेंट विल हैव टू मेक इन्वेस्टमेंट इन सफिशिएंट अमाउंट. गवर्नमेंट को भी एक खास काफी मिकदार में इन्वेस्ट करना पड़ता है, पर्टिकुलरली टू इंक्रीज द ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, इरिगेशनल फैसिलिटीज, राइट, डैम्स लाइक, राइट. सो इसके लिए गवर्नमेंट को फंड दरकार होते हैं.
then they rise the issue that how public investment will be distributed between agriculture and non-agriculture sector. जब आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, जब एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए रोड की, खेत से मंडी तक सड़कें प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना, पानी के लिए स्टोर करने के लिए डैम प्रोवाइड करना, और जो क्रॉप्स जो हैं, जो व्हीट है या राइस है, इसके लिए जो है आपको स्टोरेज प्रोवाइड करना, तो गवर्नमेंट इन सारों को किस तरह से मैनेज कर पाएगी? और अगर गवर्नमेंट सारा कुछ इन्हीं को मैनेज करने पे लगा देगी तो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उस पर लगाने के लिए जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के पास क्या रह जाएगा? बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज, देखिए ना, डेवलपिंग कंट्रीज का प्रॉब्लम है, वन ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्री इज द शॉर्टेज ऑफ फंड, राइट, सरमाए की कमी। तो किस तरह से अगर गवर्नमेंट सारा सरमाया जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन को डील करने के लिए, वाटर की स्टोरेज के लिए, गुड्स की, फूड प्रोडक्ट्स की स्टोरेज के लिए जो है वो लगा देगी, सब्सिडीज के लिए लगा देगी, तो फिर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर पर लगाने के लिए गवर्नमेंट के पास क्या रह जाएगा? This is another central issue. The third central issue is when new technology is adopted because of the green revolution, there exists the chances of अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द लेबर। नई टेक्नोलॉजी आएगी, ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर आएंगे, डैम्स आएंगे, लेबर अनएम्प्लॉयड हो जाएगी। देयरफॉर द नीड टू एब्जॉर्ब सच पीपल इन पोल्ट्री फार्मिंग इंडस्ट्री, फॉरेस्ट्री, फिश फार्मिंग एटसेट्रा। देयरफॉर इफ सो happens, the production of the livestock, vegetable and forest will increase in addition to agri production, right? अब देखें, लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो फिश फार्मिंग जो है, फॉरेस्ट्री जो है और पोल्ट्री फार्म्स जो है, गवर्नमेंट को इस तरफ लोगों को डाइवर्ट करना है, इसके लिए और गवर्नमेंट को फंड्स चाहिए होंगे ताकि लोगों को इस तरफ इंड्यूस किया जा सके, तो ये भी एक दिक्कत होगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये कर पाई तो इससे बहुत फायदा होगा, इससे न सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बल्कि उससे रिलेटेड गुड्स की प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल टेक प्लेस। ओके, नाउ द फोर्थ इफेक्ट, पहला इफेक्ट आपको ज़हन में है ना, टेक्निकल इफेक्ट था, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट हमने दूसरा देखा, फिर सेंट्रल इश्यूज देखे हमने इकोनॉमी के, ठीक है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमें फेस करने पड़ती हैं। फोर्थ इज द साइड इफेक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। फॉर द सेक ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन द लोन्स आर प्रोवाइडेड एट रिड्यूस्ड रेट, ठीक है, एट रिड्यूस्ड रेट लोन्स आर प्रोवाइडेड। द ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी इज एबॉलिश्ड। देखिए, इम्पोर्ट के ऊपर, एग्रीकल्चर मशीनरी के इम्पोर्ट के ऊपर जो है वो ड्यूटी खत्म कर दी जाती है, ठीक है, लोन्स दिए जाते हैं। Then the income tax exemption is given to the poultry income and agriculture income, right? फिर उसके साथ साथ सब्सिडी देनी होती है, given to the installation of the tube well, etc. right? सो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए आपको न सिर्फ लोन्स देने पड़ते हैं, आपको इंपोर्ट्स के ऊपर से जो है वो टैक्सेस खत्म करने होते हैं, जिसे टैरिफ बोलते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर जो मशीनरी है उसके ऊपर टैक्स की आपको एग्जेम्पशंस देनी होती हैं, सब्सिडीज देनी होती है। इश्यू तो पैदा हो गया ना, गवर्नमेंट के सोर्सेज इनकम के अदर कौन से होंगे, ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी देनी है तो गवर्नमेंट के पास सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए। तो गवर्नमेंट के सोर्सेज में एक बड़ा सोर्स जो है वो इंपोर्ट ड्यूटीज है, गवर्नमेंट ने वो अबॉलिश कर दी है, ठीक है जी। गवर्नमेंट ने रिड्यूस्ड रेट के ऊपर लोन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, वो भी गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है। फिर देखिए, आप स्पोर्ट प्राइस जब अनाउंस करेगा तब भी वो बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर है। इसी तरह से सब्सिडी जब देगा पेस्टिसाइड के ऊपर या खाद के ऊपर, ये भी बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर है। सो गवर्नमेंट इतने बर्डन कैसे संभाल सकेगी? सो बट द बिग लैंड लॉर्ड्स गेट द बेनिफिट्स ऑफ सच फैसिलिटीज। ये जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करना चाहती है लैंड जो है एग्रीकल्चरिस्ट को, ये न सिर्फ छोटे फार्मर इससे फायदा उठा रहे होते हैं बल्कि बड़े फार्मर्स भी फायदा उठा रहे थे, और अपने पॉलिटिकल पावर की वजह से, ठीक है, वो इनसे ज्यादा बेहतर तरीके से फायदा उठा रहे होते हैं। इन दिस वे दे गेट मोर रिच एंड पावरफुल, लीडिंग टू क्रिएट क्लास कन्फ्लिक्ट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड पुअर फार्मर। इस सारे प्रोसेस की वजह से अमीर और ज्यादा अमीर हो जाएंगे, गरीब होते चले जाएंगे, इस पे क्लास का डिफरेंस पैदा हो जाएगा। और मैंने आपको इशारा किया था रेड रेवोल्यूशन की तरफ, वो खूनी इनकलाब की तरफ। कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो हैं वो इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, वो लोग गरीब जो हैं वो अमीरों से चीजें छीन लें। ओके, this is the reason that it is said that green revolution is not possible through small farmers, but the big farmer cannot be put under constraints as they take risk to adopt new technology and they contribute more to the national income. ये जो बड़े फार्मर्स होते हैं न सिर्फ वो रिस्क लेते हैं बल्कि उनका जो एग्री सरप्लस होता है वो री इन्वेस्ट होता है, और इससे जो है वो गवर्नमेंट जीडीपी में ज्यादा इजाफा करते हैं,
ठीक है, नेशनल इनकम में ज्यादा इजाफा करते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन छोटे फार्मर्स के जरिए से नहीं लाया जा सकता, ठीक है, ये नुक्ता नजर है इसमें। और देन मोर ओवर इट इज ऑब्वियस दैट द इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन विल बी रियलाइज्ड मोर इन केस ऑफ बिग फॉर्म देन स्मॉल फॉर्म्स, राइट? Then this is the reason that green revolution does not support land reform and subdivision of holding a small farm of 2 or 4 acre will not allow the use of tractor and harvester। ये एक और इशू है, छोटे फार्म्स होंगे 2-4 एकड़ के, वो ट्रैक्टर थ्रेशर हार्वेस्टर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये होगा कि 1-2 एकड़ जमीन के लिए आपको पूरा ट्रैक्टर लेना पड़ेगा, और हालांकि एक ट्रैक्टर जो है वो काफी जमीन के लिए काफी होता है, ओके। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के जो हमने डिस्कस किए। इसके बाद है इट इज द ग्रीन रेवोल्यूशन विच हैज लेड टू प्रमोट इकोनॉमिक ड्यूलिज्म। ये भी आप देखिएगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन इकोनॉमिक ड्यूलिज्म को भी जो है वो क्रिएट करता है। सम पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर विल डेवलप व्हाइल सम अदर सेक्टर विल रिमेन बैकवर्ड, ठीक है। वो जहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज होंगी, वो जहां पर फंड्स अवेलेबल होंगे, वो जहां पर सब्सिडाइज रेट के ऊपर पेस्टिसाइड्स और जो है सीड्स अवेलेबल होंगे, वहां पर डेवलपमेंट तेजी के साथ होगी। और वो दूर दराज के इलाके जो बारानी होंगे, जहां पर नहरी पानी मौजूद नहीं है, उनकी इशूज और हो जाएंगे, वो गरीब होते चले जाएंगे, ये अमीर होते चले जाएंगे। तो इकोनॉमिक ड्यूलिज्म पे वो पुरानी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, ये लोग नई टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, तो इसी को तो इकोनॉमिक ड्यूलिज्म बोलते हैं ना। द सेक्टर विच प्रोड्यूस कैश क्रॉप एंड एक्सपोर्टेबल विल गेट मोमेंटम एंड देयर विल बी अ राइज इन द वेजेस इन सच सेक्टर्स। तो वो सेक्टर जो एक्सपोर्टेबल प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां पर वेजेस ज्यादा हो जाएंगे, और वो जो नॉन एक्सपोर्टेबल कर रहे हैं, डोमेस्टिक यूज के लिए रहे हैं, वहां पे वेजेस कम हो जाएंगी। दिस इज अनदर काइंड ऑफ ड्यूलिज्म, राइट? व्हाइल इन केस ऑफ बैकवर्ड सेक्टर द वेज विल डिप्रेस डाउन, the unemployment and poverty will spread and the number of the tenants will increase. This is the conclusion of this debate. तो इससे होगा क्या? सेक्टर बैकवर्ड हो जाएगा, वेज कम हो जाएगी, उसकी वजह से और वेज कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, पॉवर्टी ज्यादा हो जाएगी, और जो ये गरीब हारी हैं वो और ज्यादा हो जाएंगे। तो आपने देखा कि ये सारे के सारे इफेक्ट्स जो ग्रीन रेवोल्यूशन के हम डिस्कस कर रहे हैं, इनके अंदर टेक्निकल एस्पेक्ट भी हमने देखे, जो प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर हम जो आपके इश्यूज हैं जो कि इकोनॉमी के साथ हैं, जो रिलेटेड हैं, वो भी हमने डिस्कस किए। इसके जो ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज हैं वो भी डिस्कस किए हमने। तो आई होप कि ये सारे इश्यूज जो हैं आपको न सिर्फ लॉजिकल लग रहे हैं बल्कि ये एग्जिस्ट करते हैं। Now, in addition to these above mentioned effects, the poor, illiterate and orthodox tellers of underdeveloped countries are hardly pursued to adopt the technology. ये एक और इशू है कि underdeveloped countries, रूरल एरिया, वहाँ पे एजुकेशन का ना होना, वहाँ पे जो है वो लिटरेसी का बिल्कुल जो है वो लो होना, ये तमाम सूरत हाल के अंदर it is almost impossible to persuade the illiterate agriculturists to adopt new technology. Either it is biological or it is mechanical change. They are not ready for that. Okay, the mechanical change of GR may often lead to reduce the demand for the labor and increase the demand for capital. राइट? सो ग्रीन रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल चेंज, कैपिटल की डिमांड ज्यादा, लेबर की डिमांड कम, लेबर अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर पॉपुलेशन ऑलरेडी ज्यादा होती है, अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी ज्यादा होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है। उसके साथ साथ जब मशीनरी की यानी कि लेबर इंटेंसिव की जगह पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स की तरफ आप जाएंगे, मैकेनिकल चेंजेस लाएंगे, उससे लोग और अनएम्प्लॉय हो जाएंगे, जिसका आपने इफेक्ट आपने अगर इसे गौर से देखें कि ये इफेक्ट बहुत सीवियर इफेक्ट्स हैं। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगी, लोगों की इनकम ज्यादा हो जाएगी, क्लास जो है वो डिफरेंसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ऑल अबव दिस विल रिजल्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट। The unemployment of unskilled tailors, particularly when industrial sector is sluggish and fail to absorb them. अब आपको मालूम है ना कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ड्यूलिज्म होने की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है। अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर थी वो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से कैपिटल इंटेंसिव बन जाए तो जाहिर है अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा हो जाएगी। और चूंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑलरेडी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है तो लिहाजा वो अनएम्प्लॉयड लोगों को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। इससे और इशू, मल्टीपल इश्यूज जो है वो नए राइज हो रहे हैं, सोशल भी, इकोनॉमिक भी, पॉलिटिकल भी, ये सारे जो है आपके इश्यूज जो है वो पैदा हो जाएंगे। देयरफॉर इफ ग्रीन रेवोल्यूशन बेनिफिट द फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स एंड एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स then public policy should aim at creating such circumstances that the rich be taxed,
they should be provided the complementary input at subsidized prices and the rate of interest of the big agri credit be enhanced. अब देखें होना क्या चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, बड़े जिम्मेदारों के लिए सस्ते कर्जे ना दिए जाएं, बड़े जिम्मेदारों के लिए सब्सिडाइज रेट के ऊपर जो है वो सीड्स और पेस्टिसाइड और ये सारी चीजें ना दी जाएं. अच्छा, छोटे फार्मर्स उनके ऊपर टैक्स लगाए जाए बड़े फार्मर्स के ऊपर, और छोटे फार्मर्स को सब्सिडाइज किया जाए. तो दिस इज हाउ वी कैन डील विद दीज ऑल प्रॉब्लम्स. ओके, now this was the basically the end of the green revolution topic, right? So green revolution के अंदर हमने बड़ी तफसीलन आपको उसके प्रॉब्लम्स बताए, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, उसमें टेक्निकल चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस आपको बताई, रिक्वायरमेंट क्या होती है ग्रीन रेवोल्यूशन की, किस तरह से पेस्टिसाइड जो के साथ साथ अच्छे सीड्स के साथ जो है अच्छी खाद और प्रॉपर पानी जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन का बायस बनता है, किस तरह से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हेल्पफुल होती हैं जो है पर एकड़ जो है वो यील्ड बढ़ाने के लिए, और किस तरह से उसके जो कॉजेज होते हैं, उसके जो एडवांटेजेस होते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के, वो हमने डिस्कस किए. किस तरह से वो एग्रीकल्चर सेक्टर, रिलेटेड एग्रीकल्चर सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको डेवलप करता है, किस तरह से ये तमाम इश्यूज हमने डिस्कस किए. फिर हम एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रॉब्लम्स देखे, टेक्निकल प्रॉब्लम देखे, इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम देखे, रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखे. और ये सारी चीजें हमने देखने के बाद जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसको कंक्लूड इस तरह से करते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन इस तरह से होना चाहिए कि जितनी भी सब्सिडीज हैं वो गरीबों की दी जाएं और अमीर किसानों को टैक्स लगाया जाए, जिन टैक्सेस को सब्सिडीज की सूरत में दिया जाए, ताकि ग्रीन रेवोल्यूशन से सारे जो है वो फायदा उठा सकें. तो आई होप कि ग्रीन रेवोल्यूशन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. आज जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं विच इज़ द सेकंड लास्ट टॉपिक, और आज का लेक्चर जैसे कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड आखिरी लेक्चर है. ठीक है, सो रिलेशनशिप बिटवीन फार्म साइज एंड द फार्म आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्टिविटी. रिलेशनशिप बिटवीन फार्म साइज एंड फार्म आउटपुट, यानी कि आउटपुट, फॉर्म की आउटपुट और उसके साइज का रिलेशनशिप हमने देखना है. ठीक है जी, प्रोडक्टिविटी के हवाले से हमने देखना है कि छोटे फॉर्म की प्रोडक्टिविटी और बड़े फॉर्म की प्रोडक्टिविटी का जो है वो हमने रिलेशनशिप देखना है. ठीक है जी. सो नाउ नॉर्मली इट इज सेड दैट एज द साइज ऑफ द फॉर्म इंक्रीजेज द पर एकड़ यील्ड ऑफ द फॉर्म डिक्रीजेज. ओके, नॉर्मली दिस इज द परसेप्शन ऑफ द पीपल. व्हाट इज दैट? The size of the form increases, बड़ा होगा साइज फॉर्म का तो पर एकड़ यील्ड कम होती चली जाएगी. It means that the small form are more efficient than the large form. In this respect, following are the argument. So argument समझने से पहले point of view समझ लें. रिलेशनशिप हम देख रहे हैं स्मॉल फॉर्म और लार्ज फॉर्म की आउटपुट का, स्मॉल फॉर्म आउटपुट और लार्ज फॉर्म की आउटपुट का रिलेशनशिप देख रहे हैं. आमतौर पे कहा यह जाता है, परसेप्शन ये है कि बड़े फॉर्म्स के ऊपर, जो बड़े फॉर्म्स हैं उनकी पर एकड़ यील्ड कम होती है, छोटे फॉर्म्स की ज्यादा होती है. ठीक है जी. अब ये जो लोग जिनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है उनके आर्गुमेंट्स क्या है? इनके छोटे फॉर्म की पर एकड़ आउटपुट ज्यादा है और बड़े फॉर्म की कम होती है. व्हाट आर द आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ दिस पॉइंट ऑफ व्यू? द वेरी फर्स्ट आर्गुमेंट इज व्हेन द कल्टीवेशन ऑन द लार्ज फॉर्म इज मेड, द प्रोडक्शन इज कैरीड टिल द लेवल दैट मार्जिनल आउटपुट बिकम इक्वल टू द जीरो. बड़े फॉर्म्स के ऊपर प्रोडक्टिविटी तब तक प्रोडक्शन प्रोसेस जारी रहता है जब लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है उसकी वेज के बराबर हो जाए. ठीक है, अब देखिए तब तक एम्प्लॉयमेंट का सिलसिला जारी रहेगा जब तक आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और वेज इक्वल ना हो जाए. अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वेज से ज्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट जारी रहेगी, प्रोडक्टिव प्रोसेस जारी रहेगा. जो ही मार्जिनल प्रोडक्ट और वेज इक्वल हो गए, इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होती है? एडिशनल लेबर की नेट आउटपुट. मसलन अगर 10 मजदूर हैं, उनकी प्रोडक्शन 1000 टन गंदम में, 11 मजदूर हैं, उनकी जो प्रोडक्शन है वो 1100 टन है, तो इसका मतलब 11वें मजदूर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 1000 टन है. जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए मैंने समझाया. और आसान तरीके से ये समझाऊं, अगर 10 मजदूर मिलकर 100 बोरियां गंदम की जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और 11वां मजदूर जो है उसके आने से 5 बोरियां इजाफा हो जाती हैं, तो 11वें मजदूर की
मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 5 बोरी है। अगर एक बोरी जो है वो 1000 रुपए की है तो इसका मतलब है कि 11वें मजदूर की वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 5000 होगी, ठीक है। तो वेज शुड बी इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अगर मजदूर की वेज मंथली 5000 रुपए है तो 11वां मजदूर जब रखा उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 5000 हो गई। इट मीन्स कि 12वां मजदूर नहीं रखा जाएगा क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली जो है वो आप देखें कि डिक्रीज हो रही है। हैंस द वेज इज मोर देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो जब वेज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाए तो प्रोडक्शन का जो है वो बेनिफिट प्रोड्यूसर को नहीं हो रहा होता। तो कहां तक जो है वो प्रोडक्टिविटी होगी, जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू वेज। सो लाइफ फार्म के अंदर प्रोडक्टिव प्रोसेस तब तक जारी रहता है जब तक वेज इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर। ओके, ये अब आपको होप आपको बात समझ आ गई। लेट मी रिपीट दिस सेंटेंस। व्हेन द कल्टीवेशन ऑफ द लाइफ फार्म इज मेड, द प्रोडक्शन इज कैरीड till the level of marginal output become equal to the wage. While on small farm the output is produced under family farming where output is carried out to situation where marginal productivity of last labor is zero. पूरा घर काम कर रहा होता है और पूरे का पूरा घर कर रहा है, तब तक काम वहां पर करते ऐड किया लेबर ऐड होता रहता है जब तक उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो ना हो जाए। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो का मतलब क्या है? मतलब 10 मजदूर मिलकर 100 बोरियां बना रहे हैं, 11वां मजदूर आया तो फिर भी आउटपुट 100 बोरी है, 12वां मजदूर आया फिर भी जो आउटपुट है वो 100 बोरियां ही है। इट मीन कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो नेट प्रोडक्टिविटी जो है वो 11th और 12th मजदूर की जीरो है। अब चूंकि पूरा घर पूरा फॉर्म के ऊपर काम कर रहा होता है, छोटे फॉर्म के ऊपर, अगर घर के 12 बंदे तो 12 के 12 कर रहे हैं। इट मीन 11वें और 12वां बंदा जो काम कर रहा है वो ना भी करे तो प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा स्मॉल फॉर्म के ऊपर तब तक काम करते चले जाते हैं जब तक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो ना हो जाए, जबकि लार्ज फार्म के ऊपर प्रोडक्शन प्रोसेस तब तक जारी रहता है जब तक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू वेज हो। जब वेज और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इक्वल हो जाए उसके बाद प्रोडक्शन का फायदा प्रोड्यूसर को नहीं हो रहा होता, लिहाजा मजीद प्रोडक्शन नहीं की जाती। राइट नाउ आपको समझ आया कि स्मॉल फार्म के ऊपर तब तक प्रोडक्शन प्रोसेस जारी रहता है जब तक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो ना हो जाए। लार्ज फार्म के ऊपर तब तक प्रोडक्शन प्रोसेस जारी रहता है जब तक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वेज के बराबर ना हो जाए। दस ऑन द बेसिस ऑफ पर एकड़ प्रोडक्टिविटी द स्मॉल फार्म आर मोर एफिशिएंट। ठीक है जी, क्योंकि उस पर तब तक प्रोडक्शन प्रोसेस जारी रहता है जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती है, इसलिए स्मॉल फार्म ज्यादा एफिशिएंट है। Right, large farm are less fertile because small farm sells their inferior land to big farmer during the days of distress. ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जो फार्मर्स के ऊपर बुरा वक्त आता है तो वो अपनी जमीन का वो हिस्सा बेच देते हैं जो इंफीरियर होता है। ठीक है जी, लार्ज फार्म्स आर लेस फर्टाइल बिकॉज स्मॉल फार्मर सेल देयर इंफीरियर लैंड टू बिग फार्मर ड्यूरिंग द डेज ऑफ डिस्ट्रेस। गुर्बत के दिनों में, बुरे दिनों में वो जमीन का हिस्सा छोटे किसान बेच देते हैं जो कम जो है वो प्रोडक्टिव या फर्टाइल होता है। तो आपने देखा कि बड़े बड़े फॉर्म जो हैं उनकी फर्टिलिटी जो है वो कंपैरेटिवली कम होती है छोटे फॉर्म्स की निस्बत। दिस इज द सेकंड आर्गुमेंट in favor of that small farms productivity is more than large farms. Okay, the third argument in favor of this point of view is that the large farms are scattered at different places rather being concentrated at one place. If the distress hypothesis is considered correct, the poor farmers sell their farm during the poverty and famine, then the scattered farms are furnished with inefficiency. अगर ये जो हाइपोथेसिस हमने बनाया था कि वो बुरे दिनों में, गुर्बत के दिनों में या फेमाइन या भूख के दिनों में, फाका के दिनों में जो गरीब किसान अपनी ज़मीनें अनफर्टाइल ज़मीन का हिस्सा बेच देते हैं, इसका मतलब क्या, बड़े ज़मींदारों के पास कहीं कभी थोड़ी सी ज़मीन इधर, थोड़ी सी उधर मुख्तलिफ जगहों पर होगी। ठीक है जी। Again, it has been found that the small farmers utilize the small farm effectively because such farms are the only source of the income, so they use their farm input in the best possible manner. This is another very valid argument. देखिए, small farmer का wide source of income land, उसका अपना piece of land होता है, hence वो मैक्सिमम पॉसिबल वे से उसको मोस्ट एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल कर रहा होगा। वेयर एज लार्ज फार्मर जो है उसके और भी सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, लिहाजा वो जरूरी नहीं कि अपनी जमीन को एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करें। ऑन द अदर हैंड, बिग फार्मर यूज देयर बिग फार्म ineffectively because it is not necessary for them to use input effectively. Again, their marginal utility for land has gone down. Okay?
So these are the argument in favor of this point of view which we are discussing at the moment. What is that point of view? Point of view that small forms are more productive than large form. Okay. Now, the fourth argument in favor of this point of view is that the big forms are so often cultivated by the tenants, while the small forms are cultivated by the owners themselves. अब देखें ना, छोटे forms जो हैं वो tenants cultivate कर रहे होते हैं, और बड़े जो बड़े फॉर्म्स हैं वो टेनेंट्स कल्टीवेट कर रहे होते हैं, और जो छोटे फॉर्म्स होते हैं वो फार्मर खुद कल्टीवेट कर रहे होते हैं. तो अब ऑब्वियसली आपको इसको समझाने की जरूरत नहीं है कि अगर आप अपना काम खुद कर रहे हैं, अपने कारोबार खुद कर रहे हैं, अपनी जमीन के ऊपर खुद लो, तो आप मैक्सिमम पॉसिबल एफर्ट लगाएंगे. However, when you are working at somebody else's farm, right, तो आप अपनी maximum possible effort नहीं लगाएंगे, right? The tenants and the agri labor have least interest in the land of others. Very obvious. अगर मैं किसी दूसरे की जमीन पे काम करूं तो मैं least interested हूँगा. However, if I am working on my own land, तो मेरा interest बहुत high होगा. The small owner work more diligently with their lands. As a result, the per acre yield is higher. Okay, so this is the fourth argument. Fifth argument in favor of that point of view is the owner of big farm are either absentee landlords or those engaged in politics. अब आपको ये तो अच्छी तरह से मालूम होगा, जैसे पाकिस्तान है, यहाँ पर अक्सर बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो शहरों में रह रहे होते हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और बड़े शहरों में रह रहे होते हैं. इस तरह से अगर आप देखें कि मुल्तान के एरिया के सारे ज़मींदार मुल्तान शहर में रह रहे होते हैं, अपने छोटे इलाकों में नहीं रह रहे होते, तो इनको एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स कहते हैं, राइट. सो और इसके साथ साथ एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो पॉलिटिक्स में एंगेज होते हैं. देयरफॉर दे नीदर मेक proper supervision nor innovation in their products. As a result, the per acre yield remain lower. ठीक है, ना सिर्फ वो प्रॉपर सुपरवाइज नहीं कर सकते क्योंकि एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स होते हैं, सेकेंडली वो इनोवेट के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होते. ठीक है, जिसकी वजह से पर एकड़ यील्ड जो है बड़े फॉर्म्स की कम और छोटे फॉर्म्स की ज्यादा होती है. नेक्स्ट इज the large farm holder follow the principle of maximization of the profit, or they produce such an amount where the difference between the total revenue and total cost is maximum. Okay, whereas the small farmer like maximize their revenues, output, rather profit. Thus the above discussion reveals that the lands be divided into small farm under land reforms. Okay, लैंड फॉर्म की मदद से जमीन को छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए, क्योंकि छोटे टुकड़ों की पर एकड़ यील्ड ज्यादा होती है बड़ी जमीन, बड़े बड़े जो लैंड के जो पीसेस होते हैं. तो कहने का मतलब क्या, उसकी रीजन क्या है? देखिए, जो बड़ा फार्मर है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करेगा, और प्रॉफिट कहाँ पे मैक्सिमम होता है? जहाँ पे रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस मैक्सिमम होता है. ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये छोटी सी एक डायग्राम समझाने की कोशिश की. लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन. ये Q, दिस इज द TC एंड दिस इज द टोटल रेवेन्यू. यू नो दैट दिस इज द टोटल रेवेन्यू, ठीक है, एंड यू नो दैट दिस इज द टोटल कॉस्ट. ओके, this is the point where basically total revenue is maximum, but this is the point where the difference between total cost and total revenue is maximum, right? But the total revenue is maximum at here, but the difference is maximum here. At Q1 the difference is maximum, at Q2 that is the revenue is maximum. यहाँ पर difference maximum है, ठीक है, और यहाँ पर रेवेन्यू मैक्सिमम है, ज्यादा है. देखें, तो जो छोटा फार्म है वो Q2 प्रोड्यूस करेगा, और जो बड़ा फार्मर है वो Q1 प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो गया. तो ये भी वजह है कि छोटे फार्म की पर एकड़ यील्ड ज्यादा और बड़े फार्म की पर एकड़ यील्ड कम होती है, बिकॉज बड़ा फार्मर जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है, क्योंकि छोटा फार्मर जो है वो रेवेन्यू मैक्सिमाइज करता है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. नाउ next topic is productivity of the land. What is the next topic? Productivity of the land. सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट देखेंगे, इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. Here we discuss relationship between size of land and the productivity of land as to whether the small farms are more productive as compared to the large farm. Normally it is said that there exists an inverse relationship between size of land and the productivity of the land. More will the size of the land, less will be the productivity, because there exists inverse relationship. This is
common perception. It means that per acre yield of small farm is greater than the large farm. We have given you a lot of argument in favor of this point already, right? Therefore, certain experts justify the subdivision of the farm into small units to boost agri production. बहुत सारे एग्रीकल्चरिस्ट, एग्री इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इस हक में हैं कि ज़मीन के छोटे टुकड़े कर दिए जाएं, बड़े ज़मींदारों से ज़मीन लेके छोटे ज़मींदारों को दे दी जाए, स्मॉल फार्म बना दी जाए, जिससे एग्री प्रोडक्ट बढ़ जाएगी। आपको ये भी अच्छी तरह से याद होगा, लैंड रिफॉर्म के टॉपिक के अंदर हमने ये बात बड़ी तफसीलन पढ़ी थी। In this regard, we shall study A.K. Sen's demographic argument theory, Bhagwati and Chakravarti distress argument and Khusro's tenancy argument. तो ये इशू समझने के लिए हम डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के आर्गूमेंट्स देखेंगे, जिसमें एक A.K. Sen है जिसको डेमोग्राफिक आर्गूमेंट बोलते हैं, भागवती और चक्रवर्ती का जो है डिस्ट्रेस आर्गूमेंट इसको कहते हैं, और खुसरोस का जो है वो टेनेंसी आर्गूमेंट। तो ये इन दिस रिगार्ड राइट के ज़मीनों को सब डिवाइड होना चाहिए। हम ये तीन आर्गूमेंट्स जो हैं वो वन बाय वन पढ़ेंगे। नाउ आफ्टरवर्ड वी शैल शो इन द लाइट ऑफ द फार्म मैनेजमेंट सर्वे that more labor are used on small farm for per acre yield as compared to the large farm. Okay? ये अब सर्वे की बेस के ऊपर हम ये कंक्लूड करेंगे कि जी के स्मॉल फार्म पर ज्यादा लोग काम करते हैं या लार्ज फार्म के ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं। It also suggests that the land reform will not only lead to increase the output but the employment opportunity will also go up. Land reforms देखिए, आपको भी मैंने बताया, छोटे फार्म के ऊपर ज्यादा लेबर काम करते हैं, बड़े फार्म के ऊपर कम लेबर काम करते हैं। छोटे फार्म लेबर इंटेंसिव होते हैं, बड़े फार्म कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। जब लैंड रिफॉर्म के जरिए से बड़े बड़े फार्म्स को छोटे फार्म्स में तब्दील कर दिया जाएगा, इट मीन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा जनरेट हो जाएंगी। बड़े फार्मर जो है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, जबकि छोटे फार्मर जो है वो आपको रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करते हैं। बड़े फार्मर जो है वो वहां तक प्रोडक्शन प्रोसेस जारी रखते हैं जब तक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वेज के बराबर हो जाए, जबकि छोटे फार्मर जो है वहां तक प्रोडक्शन जारी रखते हैं जब तक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाए। इट मींस कि छोटे फार्म के ऊपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती हैं कंपेयर टू द लार्ज फार्म। फाइनली वी शैल डिस्कस इफ वी abolish the assumption of the single variable factor that is land and a production function is constructed where the production is function of seeds, fertilizer, human labor, use of the power in addition to the labor, what will be the relationship between size of the farm and the productivity of the farm. अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर सिर्फ जो हमने अज्यूम किया हुआ कि आउटपुट डिपेंड्स अपॉन लैंड, उसकी बजाय अगर हम ये कह दें कि आउटपुट डिपेंड्स अपॉन लैंड, सीड्स, फर्टिलाइजर, ह्यूमन लेबर एटसेट्रा, तो फिर भी क्या छोटे फॉर्म ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे कि बड़े सब फॉर्म ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। इट इज कंसर्न विद द रिटर्न टू स्केल, हियर द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड विल डिस्कस्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है जी, हम ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट ज़हन में रख के ये सारा हाइपोथेसिस डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल A.K. Sen's भागवती, चक्रवर्तीज एंड खुसरो's arguments. Number one, small farm have better quality land compared to the large farm, right? So हम Sen's का argument इसमें देखेंगे। पहली चीज क्या है, small farms have better quality land compared to the large farm। और point of view किसका है, Sen का। ठीक है जी, Sen's demographic argument. According to the famous Indian economist A.K. Sen, the quality of the small farm is better than large farms due to the demographic reasons. He says that if the basic distribution of land is given in a society, the land which are superior can provide food to more big families as compared with inferior lands. Right? In such circumstances, if the land are subdivided into smaller units due to the law of inheritance, the small farmer and the tenants will be able to cultivate the land in a better way. ठीक है, इनहेरिटेंस लॉ के तहत जब जमीन तकसीम दर तकसीम होती चली जाती है तो उसका इस्तेमाल बेहतर होता चला जाता है। एज अ रिजल्ट दे कुड यील्ड अस बेटर आउटपुट। दिस इज द Sen's डेमोग्राफिक आर्गुमेंट। ओके, नाउ भागवतीज and Chakravarti's distress argument. According to this argument, the small piece of land with small farmer have improved quality. It is explained as when there are crop failure, droughts, floods or repayment of old loan including the interest rates
they have to sell less important or inferior land. These lands are purchased by the big landlords. अंडरस्टैंड? देखें बात बड़ी सिंपल है कि अगर ऐसी सूरत हो जाए कि क्रॉप फेल हो जाए, चाहे वो फ्लड की वजह से हो, चाहे ड्रॉट हो आ जाए, या पुराने कर्जों की वापसी की वजह से अगर कोई ज़मीन बेचनी पड़ जाए छोटे काश्तकार को, तो वो हिस्सा बेचेगा जो कि कम जो है वो प्रोडक्टिव है. अच्छा, ये ज़मीन खरीदेगा कौन? बड़ा ज़मींदार. In this way the inferior lands are accumulated with them and the small farmer get rid of them. इस तरीके से जो बुरी ज़मीन है वो बड़े ज़मींदारों के पास इकट्ठी हो जाएगी और छोटे ज़मींदार उससे छुटकारा हासिल करेंगे. Thus when the small farmer are having optimal land in the form of small piece of land, they would cultivate them properly to get more output. आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गई होगी. जब अच्छी ज़मीन जो है वो किसान, छोटी पीस ऑफ लैंड जो है, स्मॉल फॉर्म जो है वो छोटे किसान के पास होगा तो वो उसका बेहतर तरीन इस्तेमाल कर रहा होगा. दिस इज़ द आर्गूमेंट ऑफ द भागवती एंड चक्रवर्ती, और इसको डिस्ट्रेस आर्गूमेंट कहते हैं. डिस्ट्रेस आर्गूमेंट इसलिए कहते हैं कि अंडर डिस्ट्रेस, जब वो बिल्कुल बहुत बुरे हालात होते हैं तो वो अपनी वो ज़मीन जो कि कम प्रोडक्टिव होती है, जो कम फर्टाइल होती है, बेच देते हैं और वो बड़े ज़मींदार खरीद लेते हैं. तो इस तरह से जो बिग लैंड लॉर्ड्स हैं उनके जो लैंड्स हैं उस वो बेसिकली उसमें अंदर लेस फर्टाइल ज़मीनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद होता है जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. ओके, नाउ Khusro's argument, according to Professor Khusro, majority of the small farmers are concerned with those farms which are cultivated by tenants. ठीक है जी. The lands are subdivided with the reason that small farmer would cultivate them in a better way to get good yield. Okay, in above three argument it is supposed that quality of land is exogenous factor and it is out of control of farmer, but practically it is not so. The quality of land can be improved due to better agri practice. ज़मीन की क्वालिटी बेहतर की जा सकती है बेहतर एग्री प्रैक्टिस से. ये आर्गूमेंट था खुसरो का. ठीक है जी. तो भागवती का आर्गूमेंट भी देखा आपने, खुसरो का भी आर्गूमेंट देखा और सेन का भी आर्गूमेंट देखा. आई होप कि ये आपको न सिर्फ आर्गूमेंट समझ आए बल्कि लॉजिकल भी आपको लगेंगे. डिस्ट्रेस आर्गूमेंट आपने यूजुअली प्रैक्टिस होता देखा होगा अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में, अगर आपको थोड़ा सा भी रूरल लाइफ का एक्सपीरियंस है तो. इसके अलावा भी आपको मालूम होगा इस डिस्ट्रेस के कि शादियां, ब्याह, मेलों, इन इश्यूज के लिए भी लोग अपनी जो है नाकाबिले काश या कम फर्टाइल ज़मीन को बेचकर अपने बच्चों की शादियां या इस किस्म के जो इश्यूज होते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड इश्यूज होते हैं, उनको सॉल्व करते हैं. ओके, नाउ स्मॉल फॉर्म आर मोर लेबर इंटेंसिव देन लार्ज फॉर्म. राइट, स्मॉल फॉर्म, ये दूसरी बात हो रही है. ठीक है, पहली बात आपको याद है ना कि स्मॉल फॉर्म्स आर मोर प्रोडक्टिव देन लार्ज फॉर्म. दूसरा आर्गूमेंट, स्मॉल फॉर्म्स आर मोर लेबर इंटेंसिव देन large form. This argument is concerned with the dualism existing in labor market. Small forms are more labor intensive than large form. ये dualism की वजह से होता है. As the labor which is gotten through market commands a higher wage as compared with the labor gotten through family. Right? वो लेबर जो मार्केट से ली गई है, वो मार्केट और डिमांड फोर्सेस ने उसकी वेज डिटरमिन की है जो कि हाई होगी. जो कंपेयर टू फैमिली जो है वो अपने लेबर जो है वो कम वेज के ऊपर अपने फैमिली मेंबर्स को काम करवाएंगे. राइट, इन अदर वर्ड द वेजेस ऑफ द फैमिली लेबर आर लो. It is due to the reason that if an agri labor who cultivates some other land instead of his family land, he has to face psychological cost. Moreover, working at family land provide more protection. आप family land के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको बहुत protection होगी. Protection की वजह ये कि nobody can fire you. आपको निकाल नहीं सकता. Again, when agri worker work at domestic land, he does not have to go away in the search of job. ये एक another factor है कि small farm are more labor intensive. उसकी वजह ये कि घरेलू जमीन के ऊपर काम करने के ऊपर एक तो आपको फायर होने का डर नहीं है, मीन आपको जॉब से निकाले जाने का डर नहीं है, और दूसरा you don't have to travel somewhere else to get the job. You can get the job at your home town, at straight away near your home. Right, so it has been observed that agri laborers who work at small farm are concerned with family labor.
while the labor who work at large farm has been taken from the market. जो वो मार्केट से लिए जाएंगे वो कॉस्टली होंगे, फैमिली से लिए जाएंगे वो सस्ते लेबर होंगे, ठीक है. Their wages are higher while the family labor get lower wages. Okay, so the labor of the large farm is higher than the wage labor of the small farm. अब देखें आर्गुमेंट क्या था, स्मॉल फॉर्म्स आर मोर लेबर इंटेंसिव. अब चूंकि लेबर इंटेंसिव इसलिए होते हैं कि लेबर चीप होती है स्मॉल फॉर्म पे, फैमिली लेबर होती है. जबकि दूसरी सूरत जो आपने डिस्कस की वो थी आपकी लार्ज फार्म के ऊपर लेबर मार्केट से लिए जाते हैं जो कि महंगी होते हैं, इसलिए वहां पर लेबर की जगह पे कैपिटल इस्तेमाल होता है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं. देयर वेजेस आर हायर while the family labor get lower wages. Following the principle of profit maximization, a firm will employ more labor where the wages are lower. ठीक है, जहां पर लेबर लोअर होंगे उनको ज्यादा एम्प्लॉय करेंगे. दिस इज कंसर्न विद स्मॉल फॉर्म. अकॉर्डिंग टू द स्मॉल फॉर्म्स आर मोर लेबर इंटेंसिव देन द बिग फॉर्म. आई होप दिस आर्गुमेंट इज वेरी क्लियर टू यू. Now we'll see look at this. As I explained earlier, when value of marginal productivity of labor is equal to wage, that is the point कि जिसके बाद लार्ज फार्मर जो है वो प्रोडक्शन नहीं करेगा. स्मॉल फार्मर जब तक प्रोडक्शन करता रहेगा जब तक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है, ठीक है, तो ज्यादा लेबर हायर करेगा. ओके, अंडरस्टैंड. ये आपको बात अच्छी तरह से याद है आपको. आई होप कि ये आप इसको इस डायग्राम को बड़े गौर से देखें तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. देखें ये बेसिकली आप देखें कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कर्व है VMPL का. दिस इज वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. ये नेगेटिव स्लोप कर्व है. अब ये वेज है स्मॉल फॉर्म की, मैंने बताया स्मॉल फॉर्म पर वेज कम होती है, तो ये इक्वल है VMPL, यानी कि व्हेन वेज इज इक्वल टू VMPL, राइट. दिस इज द इक्विलिब्रियम, दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन. सो वेज इज इक्वल टू VMPL एट a point. It means in small form they will hire L2 labor, okay, and in large form wage is equal to VMPL at B point, so they will hire L1 labor. ओके, अब आप देखें कि लार्ज फार्म के ऊपर वेज हाई है. क्यों हाई है? क्योंकि ये मार्केट से मजदूर लिए गए हैं. स्मॉल फार्म के ऊपर वेज कम है. क्यों कम है? क्योंकि ये फैमिली से लिए गए मजदूर हैं, तो यहाँ पर वेज कम है. और ये जो है दे डोंट हैव टू ट्रेवल समवेयर, राइट. सो उनको एट होम प्लेस जो जॉब एट डोर स्टेप जॉब मिल रही होती है, ये बाहर जा रही होती है, इनकी वेज कंपैरेटिवली हाई होती है. दैट इज व्हाई दे विल हायर लेस लेबर. सो आपने देखा कि जो लार्ज फार्म होते हैं वो कंपैरेटिवली लेस लेबर इंटेंसिव, जो स्मॉल फार्म्स होते हैं वो कंपैरेटिवली मोर लेबर इंटेंसिव होते हैं. द वेजेस एट स्मॉल फार्म आर WS. दिस इज द वेजेस ऑफ द स्मॉल फार्म, एंड हियर द इक्विलिब्रियम इज एट A point, right, where employment is provided at OL. From here to here, that much employment is provided. The wage on the big firm is WL, where the equilibrium is at point B. So here the job is provided to OL1. Okay, it is clear that the small firm provide more jobs than the large firm. देख लिया आपने कि स्मॉल फॉर्म L2 लेबर को जॉब प्रोवाइड कर रहा है, लार्ज फॉर्म L1 लेबर को जॉब प्रोवाइड कर रहा है. इट इज वेरी क्लियर इन दिस डायग्राम. इन अदर वर्ड, द लेबर इंटेंसिटी ऑन स्मॉल फॉर्म इज हायर देन ऑन द big form. As a result, the per acre yield from the small farm is higher than from the big farm. In case of Pakistan, India, Bangladesh, with pro-labor intensive environment exists, multiple cropping is possible by employing more labor. ठीक है, कई क्रॉप्स एक सीजन में होती हैं, ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग, क्योंकि लेबर एट चीप रेट इज अवेलेबल देयर. लेबर इंटेंसिव, प्रो लेबर इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल हो रही होती हैं इन कंट्रीज के ऊपर. ठीक है. Now, in other words, the cropping intensity is higher in these countries. Again, it is said that in case of small farm, the ratio of family labor and employed labor is higher. Thus, they can be manipulated in better way and they can yield higher production. In the state of technology, sorry, if the state of technology is given, the small farmer are said to have used the land properly, met the requirement of the land quickly, and protected the land efficiently.
As a result, the productivity and the production of the small farm is comparatively high. From the above discussion, we have, used the diagram to prove our point. We come to the conclusion that small farmer have superior quality land and possesses more family labor. That is why they use labor-intensive technique. That is why they provide more employment. That is why the per acre yield of the small farms are high. That is why you can say that pro-labor intensive techniques are utilized. That is, this is how the small farms are more productive than the large farm. While the big farms do not have such qualitative and quantitative particularities, as a result, marginal productivity of large farm of land is low. This was our today's lecture. I hope you enjoyed, you understand this. आज का लेक्चर जो है उसमें हमने एग्रीकल्चर के हवाले से बात की, उसमें हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड एंड द साइज ऑफ द लैंड को देखा, और हमने देखा कि किस तरह से स्मॉल फॉर्म्स आर मोर प्रोडक्टिव देन लार्ज फॉर्म्स, और फिर हम उसके डिफरेंट आर्गूमेंट्स, वो भागवती का भी था, सेंस का भी था, और खुसरो का भी आर्गूमेंट हमने देखा। उसके साथ साथ हमने एक डायग्राम की मदद से, जहाँ पर VMPL इज इक्वल टू वेज वाला जो है वो प्रिंसिपल इस्तेमाल करके हमने देखा कि स्मॉल फॉर्म मोर लेबर इंटेंसिव होते हैं, और फिर हमने जो एम्पिरिकल एविडेंस पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया का भी देखा कि वहाँ पे प्रो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स होती हैं फैमिली फार्मिंग के ऊपर, और वहाँ की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, और स्मॉल फॉर्म्स की प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी ये लार्ज फॉर्म से ज़्यादा होती है। तो आज का लेक्चर एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड आखिरी लेक्चर था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम और इश्यूज देखेंगे और उनका रिलेशनशिप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ हम देखेंगे। इंडस्ट्री के हवाले से भी देखेंगे, फॉरेन ट्रेड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखेंगे, पॉवर्टी इनइक्वालिटी के हवाले से भी हम कुछ जो है वो आपसे उसकी इम्प्लीकेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से देखेंगे। सो अगले जो लेक्चर्स हैं वो डिफरेंट टॉपिक्स होंगे एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।